मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आजादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में बल्कि एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बृहद सामाजिक जन जागरण तैयार करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत एवं उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपके अमूल्य सहयोग और सहभागिता अपेक्षित है। आज के परिसंवाद का शीर्षक है तिब्बत की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण क्यों। इस शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी सर। आप एक प्रसिद्ध विचारक, लेखक और मुखर वक्ता भी हैं। राष्ट्रवादियों में सबसे लोकप्रिय छवि रखते हैं। आपने जम्मू और कश्मीर राइफल में सेवा की। आपको सेना में विशिष्ट सेना के लिए कई पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी शख्सियत को शब्दों में बयां करना मेरे लिए आसान नहीं है। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आभासी रूप से ही सही, लेकिन आपसे चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मेरे लिए गर्व की बात है। इसके लिए मैं आपका और भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। वसीम बरेलवी साहब लिखते हैं, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। बख्शी सर, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन सर। थैंक यू, बहुत बहुत आभार भारतीय तिब्बत सहयोग मंच का कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया, ये अवसर प्राप्त हुआ मुझे कि आपके सौजन्य से मैं अपने देश के बंधुओं से इस बहुत ही अहम विषय पे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे कुछ शब्द कह सकूं, अपने विचार आदान प्रदान कर सकूं। देखिए, ऐसा है, तिब्बत जो है वो वाटर टावर है एशिया का। एशिया के 10 महान नदियों में से 9 का उद्गम तिब्बत में। भारत के अंदर 3 बड़ी नदियां जो है वो तिब्बत से आती है, जिसमें कि सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, महान विशाल नदियां। लाखों टन पानी जो कि हर साल बहा के नीचे लाती है पहाड़ों से, ग्लेशियर से, हमारे जमीन को उपजाऊ उपज बनाने के लिए। उनका उद्गम तिब्बत में है। यांगसी कियांग, हवांग हो, सालवीन, बीकॉन्ग, आप नाम लीजिए, जो तमाम बड़ी नदियां हैं एशिया महाद्वीप, उनका उद्गम स्थान तिब्बत है। 1949 में, जैसा कि हम जानते हैं, मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार ने चीन में सत्ता हड़प ली और वो वहां पे हावी हो गए। पूरे चाइना का एकीकरण उन्होंने मिलिट्री फोर्स से की। 30 साल का बहुत भयंकर गृह युद्ध चला था और इस गृह युद्ध के बीचों बीच जापान का हमला चीन के ऊपर हुआ था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर कुछ समय तक जापान का मुकाबला किया, जो कि चियांग काई शेक की केएमटी की फौजें, कुओमिंतांग की फौजें और कम्युनिस्ट सरकार की जो फौजें थी वहां पे। और आखिरकार जैसे ही जापानी युद्ध हार गए, इनमें आपस में जोरदार झड़प हुई 1945 में। तब तक रूस ने, तब के तत्कालीन यूएसएसआर ने
बहुत मदद की थी कम्युनिस्ट चीन की, जिसके फलस्वरूप वह गृह युद्ध में जीता और 1949 में उसने अपना पूरे चीन पर वर्चस्व उसका छा गया। अब उसने जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक है असली चीन। अब उसने जो है अपनी फौजों को भेजा और हड़पने की कार्रवाई शुरू कर दी तिब्बत के प्रांत को और शिनजियांग के प्रांत। मतलब 60% जमीन जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती थी, उसके ऊपर अपना कब्जा चीन ने जमाया। ठीक है, 60%। मतलब चीन की असली बाउंड्री तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। दुनिया जानती है कि चीन का असली पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री क्या है। लेकिन उसने बढ़कर इधर मंगोलिया पे कब्जा कर लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया, शिनजियांग पे कब्जा कर लिया। सब इन तीनों क्षेत्रों के लोगों को अपना गुलाम बना दिया। कभी मंगोलिया का राज पूरे चीन पे होता था, कभी तिब्बत का राज बहुत अधिकांश चीन के क्षेत्र पर होता था। सोंगसेन गाम्पो जब तिब्बत का बड़ा ही प्रसिद्ध राजा था, बहुत ही बहादुर राजा था, तो उसने चीन का बड़ा सारा इलाका हथिया के रखा। अब देखिए उल्टे बांस बरेली को चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, इधर मंगोलिया को पांव तले कुचल दिया, जैक बूट तले। और शिनजियांग में जो हो रहा है आज, तो दुनिया जानती है। जैसे कि मैं कह रहा था कि उस वक्त चीन ने अपनी सीमाओं का एक अनप्रेसिडेंटेड विस्तार शुरू किया और 60% अपना जो जो क्षेत्र था उसको बढ़ा लिया। वो हड़प लिया इधर मंगोलिया, हड़प लिया तिब्बत, हड़प लिया शिनजियांग। और शिनजियांग में जिस तरह वो लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, जिस तरह उसने तिब्बत के लोगों को प्रताड़ित किया, जेनोसाइड वहां पे, जेनोसाइड मतलब एक नस्ल का कत्लेआम। 80,000 तिब्बती भारत के अंदर जो है शरणार्थी बनकर आए हुए हैं इस क्रैकडाउन के चलते, जो कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने वहां पे किया। देखिए 1949 में चीन आजाद हुआ था, या चीन का में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। भारत में जो है आजादी हमको प्राप्त हुई थी 47, चीन के 2 साल पहले। इसका मतलब हमारे पास 2 साल थे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए। हिमालय की सीमा, कश्मीर की सीमा, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए 2 साल थे। लेकिन इन 2 सालों में पंडित नेहरू ने सिवाय शांति के बखान करने के, अहिंसा पंचशील के व्याख्यान देने के सिवाय कुछ नहीं किया। यहां तक कि जबकि जनरल सर रॉय बुचर, जो कि आजाद हिंदुस्तान की आर्मी का पहला कमांडर इन चीफ नियुक्त हुआ था, वो जब नेहरू के पास गया अपने प्लान फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन ऑफ द आर्मी को लेकर, तो नेहरू गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने उसको कहा, जनरल आई डोंट नीड एन आर्मी, जनरल मुझे सेना की कोई जरूरत नहीं, हमें केवल पुलिस चाहिए आंतरिक सुरक्षा के लिए। कोई देश भारत जैसे शांति प्रिय देश पर हमला नहीं करेगा। फेमस लास्ट वर्ड। कोई भी देश जो है वो भारत के ऊपर हमला करने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि भारत ऐसा शांति प्रिय देश है, वो पूरी दुनिया को प्यार मोहब्बत प्रेम का पाठ पढ़ाता है। बकवास, हम पे कोई हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान ने 47-48 में हमला किया, 1962 में चीन ने हमला किया, 1965 में पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया, 1971 में पाकिस्तान ने अपनी सारी प्रॉब्लम हमारे सर मर दी, 10 करोड़ जो है रेफ्यूजी भारतवर्ष में धकेल दी और युद्ध पे हमें मजबूर किया। 99 में फिर हमला किया। अरे साहब, हमला नहीं करेगा? नहीं, ये मतलब ये कोई अफीम खा के कहने की बात है कि हम शांति प्रिय है इसलिए हम पे कोई हमला नहीं करेगा। इसीलिए हमला करेगा क्योंकि आप अपनी रक्षा के साधन नहीं जुटा रहे, आप रियलिस्ट पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे। नेहरू ने एक नैरेटिव शुरू किया
कि हमने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल बगैर लड़े ली, मुफ्त में ली, भीख मांग के ली, उपवास कर कर के ली, चरखा काट के ली। ये झूठ है साहब, सरासर झूठ है। आपको आजादी मिली क्योंकि आजाद हिंद फौज के 60,000 में से 26,000 सैनिक, सुनिए जरा ध्यान से, 26,000 सैनिक शहीद हो गए। इतनी बड़ी शहादत कुर्बानी को आप अहिंसा कहते हैं? खैर, उसका नुकसान ये हुआ, ये अहिंसा की पॉलिसी अपनाने का नुकसान ये हुआ कि हम जो कश्मीर को बचा सकते थे वो हमने नहीं किया। हम जो अपनी हिमालय की सीमा को सुरक्षित कर सकते थे, जो सड़कें जो आज बन रही है वो तब बननी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं किया। नेहरू ने सिवाय शांति की बातें करी, चीन के साथ पंचशील का समझौता किया और तिब्बत को बेच दिया, चीनियों को बेच मारा। कुछ नहीं किया तिब्बत का वर्चस्व बचाने की बात। भारतवर्ष में नेहरू जी से मिला और वो चाहता था कि वो वापस ना जाए, उसे शरण दी जाए। नेहरू ने धक्के मार के उसे वापस लासा भेजा। ठीक है साहब। और हमने पूरा सहयोग दिया चीन की फौज का। जो हमारी डिटैचमेंट थी यांगसी वगैरह के अंदर, जो कि यातुम के अंदर डिटैचमेंट थी, जो लासा में डिटैचमेंट थी, सैनिक दस्ते थे, उनको वापस बुला। कौन कहता है हम कुछ नहीं कर सकते थे? अंग्रेजों के जमाने में एक प्लान बना था, जनरल सर फ्रांसिस टकर ने प्लान बनाया था कि अगर चीन तिब्बत पे हमला करता है तो हम क्या कर सकते हैं। उसके मुताबिक हम वहां पे फ्लाई इन कर सकते थे अपनी फौजें, जैसे हमने कश्मीर में फ्लाई इन की थी। लैंड रूट से भेज सकते थे, कम से कम कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर कर सकते थे। 2 साल थे हमारे पास, 47 से 49, उसमें सिवाय झक मारने के आपने कुछ नहीं किया। और आपने तिब्बत को, कश्मीर जो तिब्बत को आपने एक प्लेटर पे चीन को दे दिया। भारत और चीन की कभी कोई सीमा नहीं, ये गांठ बांध के सुन ली। भारत और चीन की कभी कोई सीमा नहीं। सीमा बनी जब तिब्बत को चीन ने हड़प लिया, तब जाके सीमा, वहां पे हम दोनों की साथ लगी और तब जाके सीमा का विवाद शुरू हुआ। हमारा तिब्बत के साथ कोई विवाद नहीं था। तिब्बत तो भारत को अपना धर्म गुरु माना। सारा बौद्ध धर्म यहां से तो तिब्बत गया। हमारे में कोई विवाद की बात नहीं थी, कोई झड़प नहीं थी हमारी तिब्बत के लोगों के साथ। ये तो चीन ने जब हड़पा तिब्बत को, जब एक तो जबरदस्ती तिब्बत का विलय किया, जबरदस्ती तिब्बत को हड़प लिया, खा लिया, और उसके बाद वो फिर हमारे सर पे चढ़ गया। मतलब यही होता है, जो कि ऐसे बाघ को अगर आप घास डालें या आप उसको समझे कि चारा खिला के आप उसको वापस कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, उसके सर पे हाथ फेर के, वो तो जो कि एक जानवर मार के खाया है वो दूसरा भी खाएगा। देखिए सरदार पटेल बहुत दूरदर्शी। जब तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा हुआ तो उन्होंने नेहरू जी को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि देखिए, जो तिब्बत के साथ हुआ है कल वो भारत के साथ हो सकता है। मेरा सुझाव यह है कि हम अपने जो रक्षा साधन है उनको सुदृढ़ करें, हम आर्मी की संख्या बढ़ाएं, हम सड़कें बनाएं। ये सब सरदार पटेल ने 1952-53 में बोल दिया था नेहरू, जब ये पूरा समन्वय, जब ये जो है तिब्बत के ऊपर हमला हुआ था। उन्होंने कहा ये पूरा काया पलट हो गया है हमारी सिक्योरिटी सिनेरियो का, हम इस पे हाथ धरे बैठे शांति की बातें कैसे कर सकते हैं। लेकिन नेहरू ने उनकी नहीं सुनी और थोड़ा तो अंकुश था सरदार पटेल का, क्योंकि नेहरू तो हमारी सशस्त्र सेनाओं को भंग कर देना चाहते, वो तोड़ देना चाहते। वो नहीं चाहते थे भारत की कोई सशस्त्र सेनाएं हो, क्योंकि उनकी शांति प्रिय छवि दुनिया के सामने खराब हो रही। क्योंकि लोगों ने बोला आप तो कहते हैं आप शांति के दूत है, फिर आपको सेना क्यों चाहिए। इस तरह आप अपने आप को गिठानों में बांध लो उल्टी सीधी अपने बेतुके बयानों से, तो देश का नुकसान तो होना ही होना था। और देश का नुकसान हुआ, भारी नुकसान। हमने अपना बॉर्डर सिक्योर नहीं किया। आज जाके सड़कें बन रही है,
जो 1950 के दशक में बन जानी चाहिए। चीन ने दबादब सड़कें बनानी शुरू कर, वहां पे अपनी फौजों को लाना शुरू किया। तिब्बत में इतना अनाज नहीं था कि वो फौजों को सस्टेन कर सके। आज तिब्बत के अंदर 2 ट्रेनें आती है, मतलब 2 रेलवे लाइन आ रही है जिसपे 8 ट्रेन प्रतिदिन आती है लाल। और अभी ईस्ट से भी वो जो है रेलवे लाइन बिछा रहा है। 60 क्लासिफिकेशन, क्लास 60 की सड़कें, क्लास 70 की सड़कें वहां बन चुकी है जिनपे टैंक टैंक ट्रांसपोर्टर आ सकते हैं। और हम अब जाकर जो है इस सरकार के आने के बाद ही वहां पे कार्य शुरू हुआ। 1956 में एक भारी विद्रोह तिब्बत के अंदर शुरू, भारी विद्रोह। खाम्पा जो जो वहां के थे बड़े जोशीले लोग हैं, खाम्पा 6 फुट से बड़े और बड़े अच्छे लड़ाके, उन्होंने विद्रोह शुरू किया। जबकि वो उनके हथियार छीनना चाहते थे, चीन की सेना उनके पीछे पड़ गई, हर घर से खाना खसोटना शुरू किया क्योंकि खाना तिब्बत में मिलता नहीं, अनाज होता नहीं। तो वो घरों से जाके अनाज छीनना शुरू किया, घरों से जा जाके उन्होंने छापे मारने शुरू किए। और फिर वो जो लामा लोग थे, बेचारे बौद्ध लामा, उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए और भीषण विद्रोह, भीषण विद्रोह हुआ जो कि 4 साल तक चला। 4 साल तक जो खाम्पा गुरिल्ला थे वो लड़ते रहे चीन के बरखिलाफ। किसी ने उनकी कोई मदद नहीं करी। अमेरिका ने थोड़ी सी मदद करी, कुछ पैराशूट किए, हथियार वगैरह, लेकिन वो कुछ नहीं थे। वो तो उल्टा उन्होंने मरवा दी बेचारे खाम्पा, लड़ा के चीन की फौज। और कोई सहयोग, एयर सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं। नेहरू की सरकार को तो पता ही नहीं था कि ये खाम्पा लड़ाई जो है कर रहे हैं, और उनको भी उन्होंने कोई सहयोग दे रहे थे क्योंकि वो शांति प्रिय देश थे। वो मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चीन ने विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। उसने अपने बॉम्बर से लीटान की जो मॉनेस्ट्री थी, जो कि लामा उनका धर्म मंदिर थे, जो उनके ऊपर बमबारी करी, तोपों से उनको तोड़ फोड़ दिया, टैंकों से उनके ऊपर हमले किए, कितने हजारों जो मॉन्क्स को मार डाला, बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला, लामाओं को मार डाला, यातना दी, दहन का रेप हुआ। और भीषण कत्लो गारत वहां हुआ जितना कि शिंजियांग में भी नहीं हुआ। और इसके चलते जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारी संस्कृति को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तब बेचारे खाम्पा गुरिल्ला दलाई लामा जी के पास गए, जो कि उस वक्त घोटाला में रहते थे। उनको खबर मिल गई कि चीन उनको अरेस्ट करके बेजिंग ले जाना चाहता है, धर्म गुरु को अरेस्ट कर कैद में डालकर बेजिंग में कठपुतली बनाना चाहता है, तिब्बत से बाहर ले जाना चाहता है। तिब्बत के लोगों के लिए तो वो एक लिविंग गॉड, वो भगवान, स्वयं भगवान का अवतार है। चेनरेजी जो बौद्ध भगवान है, अवलोकितेश्वर जिन्हें संस्कृत में कहा जाता है, उनका अवतार माना जाता है। जब उनको लगा कि दलाई लामा के ऊपर खतरा है, तो सन 1959 में वो दलाई लामा को वहां से भगाकर बड़ी मुस्तैदी से उनके पीछे चीनी फौजें लगी हुई थी, और किसी तरह उन्होंने उनको सुरक्षित दीफा तक ले आए और भारत में ले। अब दुविधा बन गई नेहरू, शांति प्रिय नेहरू के लिए कि वो क्या सॉरी, वो उनको वापस तो भेज नहीं सकता था, इतनी तो शर्म थी कि दुनिया क्या कहेगी। इसलिए उसने उनको जो है आश्रय दिया, क्योंकि भारत ने हमेशा जो बेचारे लोग यातनाओं से पीड़ित है, जैसे कि यहूदी लोग, जैसे कि पारसी लोग, हमने उनको शरण दी है, शरणागत हम रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह तिब्बत के दलाई लामा जी को धर्मशाला में भारत ने शरण, तब से चीन गुस्से से लाल पीला हो गया कि भारत ने हिमाकत कैसे करी शरण दे। शरण दी थी तो चीन के गुस्से का भी तैयारी करनी चाहिए थी आपको। लेकिन शांति, हम तो शांति की बातें कर करके चीन का आंखों से आंसू निकाल देंगे, जैसे अंग्रेजों की आंखों से आंसू निकल गए थे। हमने जब उपवास, ये बकवास अगर आपकी रक्षा नीति हो तो आपको तो तकलीफ होगी ही, तकलीफ तो देश को होगी, और देश को हुई। चीन बहुत चिढ़ गया, बौखला गया,
कि दलाई लामा क्यों क्यों शरण दी है भारत ने। और उसको लगा कि ये सारी जो CIA की चालें थी तिब्बत में, वो भारत की कारस्तानी। और ये ठान के उसने बस फैसला कर लिया कि भारत को हम सजा दें। उसने बॉर्डर डिस्प्यूट का बहाना बनाया और तिब्बत में और दीफा में, जहां उसकी पूरी तैयारी थी, उसने पुरजोर हमला। ये हमला हमको कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक शांति प्रिय, अहिंसावादी, पंचशीलवादी भारत के ऊपर कभी कोई हमला कर सकता है। हमला हुआ, कर सकता नहीं, हुआ। और आपने फौज को हथियार नहीं खरीद के दिए थे। अब हथियार तो आप रहने दीजिए साहब, कोट फाड़ के नहीं थे। वो पतली सी कॉटन की जर्सी पहना के हाइट पे चढ़ा दिया था। जूते उनके पास थे नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 की 303 राइफलों से वो बेचारे लड़ रहे थे। हैरत की बात तो यह है कि तब भी आपकी ये सेना लड़ गई। और अगर आपने हवाई फौज का इस्तेमाल किया होता, जो कि आपने शांति के नारों के चलते नहीं किया, तो शायद कहानी कुछ और होती। साफ इनकार कर दिया कि वो हवाई फौज नहीं इस्तेमाल कर। अरे क्यों नहीं करेंगे? तो पाली किस लिए? रिपब्लिक डे पे उड़ाने के लिए? नहीं, हम शांति प्रिय है। अरे भाड़ में जाए ऐसी शांति जो कि अपने देश को लुटवा दे, अपने देश की इज्जत नीलाम कर दे। लेकिन क्योंकि आपने झूठ बोला था कि हमने शांति प्रिय तरीके से लड़के आजादी ली है, तो अब हम शांति प्रियता को पूरी दुनिया को उसका नाटक स्वांग करेंगे और इस नाटक स्वांग करते करते अपने देश को पिटवा दें, चीन के हाथों जलील। ठीक है साहब, ये 1962 की बात। लेकिन साहब बात ऐसी है कि 1962 से लेके अब तक लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है। लाखों टन पानी, जमीन आसमान का फर्क है भारत की 1962 की सशस्त्र सेनाओं में और आज की सशस्त्र। आज हमारी सेना दुनिया की नंबर 2 पे बड़ी सशस्त्र सेना आर्मी है। हमारी एयरफोर्स चौथी बड़ी एयरफोर्स। हमारी नेवी 5वीं बड़ी नेवी है पूरी दुनिया। हाँ, चीन भी बहुत बड़ी ताकत है और नंबर 2, वो 250 अरब डॉलर प्रति वर्ष खर्चा करता है अपने डिफेंस में, जबकि हमारा रक्षा बजट 70 अरब डॉलर का ही। मतलब हमसे कोई 3-4 गुना ज्यादा वो खर्चा। लेकिन फिर भी क्योंकि उसको जापान को देखना है, अमेरिका को देखना है, ताइवान को देखना है, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इन सारे देशों को देखना है, तो उसके लिए जो उसके पास इतना नहीं कि वो आपके ऊपर चढ़ जाए जैसे वो 62 में चढ़ा। ठीक है। और हमारी फौज ने तब से बहुत तरक्की की है। जब जिस चीनी फौज ने हम पे 1962 में हमला किया था, वो युद्ध में माहिर। वो लगातार 30 साल गृह युद्ध लड़ी, 3 साल कोरिया में लड़ी थी, 8 साल तिब्बत में लड़ी। लेकिन आज उस फौज को लड़े 42 साल से ज्यादा हो गए, कोई जंग नहीं देखी उसने। वो भी जंग खा गई है जैसी हमारी फौज शांति की बातें कर करके 1962 में जंग खाई। उसके बाद हमारी फौज 65 के युद्ध में लड़ी है, 71 के युद्ध में शानदार जीत हासिल करी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और फिर कारगिल में फिर पाकिस्तान को पीटा। जो कि पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है, उसमें भी पाकिस्तान को करारी चोट पड़ी है। अब हमारी सेना बहुत ही जो है तजुर्बेकार सेना है, बहुत लड़ाई का तजुर्बा है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है हमको। और अगर अब लड़ना पड़ा तो चीन को लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसे कि लद्दाख में पड़ चुके हैं। याद रहे 1967 में सिक्किम के अंदर बड़ी भारी झड़प हुई थी चीन और भारत की फौजों के अंदर, और इस झड़प के अंदर हमने चीन के दांत खट्टे कर दिए। अपनी तोपों का, भारी तोपों का इस्तेमाल करते हुए यातुंग बाजार तक में चीन की फौज को बुरी तरह से मार मारी थी। 850 चीनी सैनिक मारे गए थे हताहत। और तब से चीन को ऐसा झटका लगा कि पिछले साल तक उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी कुछ करने की। बीच में जहां थोड़ी शांति की बातें क्या शुरू हुई यहां से, वो चीन ने फिर
जो क्यों चीन ने हमारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करी पिछले, उसने देखा कि भारत ने जो कश्मीर में दखल अंदाजी पाकिस्तान कर रहा था, उसके जवाब में उड़ी में जो अपनी थी सर्जिकल स्ट्राइक कर, और बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर 350 टेररिस्ट वही अपने इलाके में घुस के पाकिस्तान के मार डाले। पाकिस्तान हिल गया, उसने सारी बड़ी वारदातें कश्मीर में बंद कर, क्योंकि उसको पता था कि भारत पलटवार करे। इससे चीन विचलित हो गया। उसने देखा कि पाकिस्तान बड़े सस्ते में भारत को नचा के रख रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसने फिर पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए लद्दाख में हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करी। विपिन रावत साहब तब जनरल साहब थे, चीफ ऑफ स्टाफ थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और उन्होंने फटाफट जो है टैंक फॉर टैंक, सोल्जर फॉर सोल्जर, गन फॉर गन चीन को बैच किया, उससे ताकत बढ़ाई और गलवान में चीन के दांत खट्टे कर। आज ही खबर आई है कि चीन के 38 मरे थे उस झड़प, जबकि रूस का अनुमान है कि 45 मरे थे और हमारा अनुमान है कि 68 से ज्यादा मरे थे। और चीन की अपने स्रोतों से पता चला है कि 100 से ज्यादा मरे, जो चीन ने झूठ बोला, अपने लोगों से छुपाया। वो सच पकड़ा गया, वो सच पकड़ा गया है, वो सार्वजनिक हो चुका। आज ही ऑस्ट्रेलिया ने भी उसको एक बार फिर बताया है कि 38 तो बह गए, गलवान नदी वांग के साथ 38 बह गए। तो देखिए, उस वक्त हमारी फौजों ने आगे बढ़कर कैलाश रेंज पे जो है अपना कब्जा जमा लिया। कैलाश रेंज में रेजांगला है, जहां 1962 में भीषण युद्ध हुआ और मेजर शैतान सिंह को परम वीर चक्र प्राप्त, ठीक है। और वहीं पे आयरन टॉप, ब्लैक टॉप इत्यादि पहाड़ है। वहां जब बैठ के जो चीन की जो मोल्डो की गैरिजन जो हेडक्वार्टर है, वो हमारे पांव के नीचे पड़ता। चीन के तो छक्के छूट गए साहब, ठंडे पसीने आ गए, और एकदम उन्होंने शांति की बात शुरू की और वो नॉर्थ पंगोंग सो से पीछे हटे, जबकि हमको नहीं मानना चाहिए था। लेकिन फिर उदारवादी नीति में फॉरेन मिनिस्ट्री के कहने पे शायद हम आ गए और हमने जो है कैलाश रेंज को खाली कर। चीन ने किसी और जगह को खाली करने से साफ मना किया, सिवाय नॉर्थ पंगोंग। और नॉर्थ पंगोंग सो और साउथ पंगोंग सो में साउथ पंगोंग सो की अहमियत कही जाती, यानी हमने बहुत सस्ते में चीन को वापस कर दिया, वो जो कि हमने इतनी मेहनत करके हमारी फौजों ने लिया। ये बड़े दुख की बात कि हमारी फौजें इतनी मेहनत करके, इतना जोखिम उठा के कुछ करके दिखाती है और हम उसको उदारता में वापस दे दें। वही शांति प्रिय बातें करते करते हमने वापस कर दिया। ये बहुत गलत चीज, क्योंकि अब न चीन खाली कर रहा है दौलत बेग ओल्डी, न हॉट स्प्रिंग, न जो है कहीं और खाली कर रहा है, और लगता है उसके ऊपर हमको और दबाव डालना पड़े। लेकिन सच बात तो यह है कि चीन को अच्छी तरह झटका लग चुका। अब आप जानते हैं तिब्बत की मौजूदा हालत क्या है। पिछले कुछ सालों में 157 जो है बेचारे तिब्बती लोगों ने आत्मदाह, अपने आप को आग से लगाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली है, दुनिया को ये बताने के लिए कि चीन कितना कत्लो गारत, कितने कितने जुल्म कर रहा है तिब्बत के लोग। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक जो है दुनिया ने कोई नोटिस नहीं। लोग चीन से डरते हैं, छोटे छोटे देश तो चीन से थर्राते हैं, और जो बड़े देशों को जिनको की स्टैंड लेना चाहिए, मसलन की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो चीन के सामने, वो तो अफगानिस्तान में घुटने टेक के आ गए। तो अब चीन से क्या लड़ेंगे, क्या नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी की बात हो गई है। बड़े दुख की बात है। केवल भारत एक देश है जो कि एक स्टैंड जिसने लिया है चीन के बरखिलाफ, और चीन के दांत खट्टे कर दिए हैं, उल्टे बांस बरेली को कर दिए हैं लद्दाख के। अब आगे आगे क्या होगा, देखिए तिब्बत के मामले को लेकर आगे तनाव बढ़ना, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दलाई लामा जी अभी हमारे बीच मौजूद, उनके जाने के बाद क्या हो, ये बड़ा सवाल। चीन बड़े बेताबी से इंतजार कर रहा है कि वो जब वो जाते हैं
तो उसके बाद वो दलाई लामा की कुर्सी को हड़पने की कोशिश करेगा, अपना कैंडिडेट वो तिब्बती लोगों के ऊपर थोपेगा। खुद तो वो जो है नास्तिक, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो दलाई लामा कौन होगा अगला, वो ये फैसला करना चाहते। वो लोग जो कि पुनर्जन्म में विश्वास, जो कि बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते, जो कि घोर नास्तिक, ये सब नाटक है, ये सब स्वांग है। तिब्बत की अस्तित्व खत्म कर दे। अगर दलाई लामा की इंस्टीट्यूशन खत्म हो गई तो तिब्बत का अस्तित्व वो समझते हैं खत्म करना बहुत आसान हो जाए। एक ये फ्रिक्शन पॉइंट रहेगा। दूसरा फ्रिक्शन पॉइंट रहेगा पानी की किल्लत। दूसरा फ्रिक्शन पॉइंट रहेगा पानी की किल्लत। पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमारी नदियां आने वाले दिनों में सूख जाएंगी। दिनों में हमारी नदियां सूख जाएंगी। उस वक्त हमको खबर आई है कि जो ब्रह्मपुत्र का रास्ता चीन मोड़ने की कोशिश कर रहा रास्ता है, वो मोड़कर उत्तर की तरफ करके वो चीन उसको शिंजियांग की तरफ और बेजिंग की तरफ वहां का पानी ले जाना चाहता है। इससे हमको एक तो जो है, अगर चैनल बदली होती है तो हमारे ब्रह्मपुत्र में पहले तो बहुत बाढ़ आएगी, पूरी तरह से विनाशकारक बाढ़ आएगी आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में, और उसके पश्चात जो है बहुत बुरा सूखा पड़ेगा। तो इसको लेकर खुद ही युद्ध हो सकता है भारत और चीन के बीच। तो हमको ऐसे युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत करना चाहिए। जो बाकी सड़कें रह गई, जो कि इन्होंने 70 दशक तक नहीं बनाई, उनको जल्द से जल्द बना के पूरा करना होगा। अपनी एयरफोर्स की ताकत बढ़ानी होगी, अपनी आर्मी के अंदर मीडियम आर्टिलरी लानी होगी, जल्द से जल्द पक्का करना होगा, सुदृढ़ करना होगा अपने मोर्चे, ताकि हम चीन को जो है पार कर सके, मुंह तोड़ जवाब दे सके। और नहीं तो हमको आने वाले बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। शांति प्रिय बातें तो हमको अब जरा कचड़े के डब्बे में डालनी होगी और युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। एक कहावत है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार। और अगर ऐसा होता है तो शायद एक उम्मीद की किरण जगती है कि तिब्बत के लोग, आने वाली पीढ़ियां कम से कम आजाद हवा में सांस ले सकेंगी। चीन की जो आताताई है, चीन का जो अतिक्रमण है, वो वहां पे जो कि वो जुल्म कर रहे हैं, वो वहां पे खत्म होंगे। चीन की कल्चर, जो तिब्बत का कल्चर है, वो बच पाएगा, फिर से बहाल हो पाएगा। इतना शांति प्रिय देश, कितने सारे रिसोर्सेज वहां पे, गोल्ड, टंगस्टन, कॉपर, रेयर अर्थ मिनरल, ये सब वहां पे है, जो कि चीन बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइट करते वो नदियों में जहर फैला रहा है, वो नदियों को ही सुखा लेने के मंसूबे बना रहा है, उनको मोड़ने के, दिशा मोड़ने के मंसूबे बना रहा है, जो कि निश्चय युद्ध की ओर दोनों देशों को ले जाए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।